नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो पूरा सिलेबस रहेगा वो अपना लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th को, और ये जो पूरी लेक्चर सीरीज होगी बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो थ्योरी बताई जाएगी विथ इमेजेस, फिर अपन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सबसे पहले होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और होंगे कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। साथ ही में आपको सीबीएसई के द्वारा जो लेटेस्ट रिलीज पैटर्न है जिसके अंदर अब एमसीक्यू भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो मैं आपको एमसीक्यू भी बहुत सारे यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इस पूरे वीडियो के अंदर आपकी होलसम तैयारी होने वाली है सीबीएसई क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूं। दोस्तों, अपनों ने एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है अनअकैडमी आरोग्य, और वहां पर अपन फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड कंटेंट को डालते हैं। तो उस चैनल पर अपन 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप उस चैनल को जरूर से विजिट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपन 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन तक पहुंच जाएं। इस पूरी लेक्चर सीरीज को मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आप जब क्लास में पढ़ेंगे तो आपके साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे, और आपको एक्चुअली पेन और पेपर पर नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आप लोग मुझ पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो 2020 के रिजल्ट्स आए हैं सीबीएसई के, उसमें हमारे करीबन 500 बच्चों ने 100 ऑन 100 मार्क्स स्कोर किए हैं, और फिजिकल एजुकेशन के ही करीबन 20,000 बच्चों को 90 प्लस मार्क्स आए हैं अपनी एग्जामिनेशन में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा नंबर है और बिल्कुल आप इस नंबर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। साथ ही एक वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर बच्चों ने अपने अपने मार्क्स आपको बताए हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन सीधा फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर। तो इस कोर्स के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले यूनिट 1, और यूनिट 1 है अपनी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को अपन पढ़ेंगे अलॉन्ग विद सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं। तो ये अपना पार्ट 1 है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पार्ट 2। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट 1 में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन उसके सिलेबस को एक बार ज़रूर से देखें। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सिलेबस बता देता हूँ और बता देता हूँ कि आज कौन कौन से टॉपिक्स अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो 1.1 जो अपना टॉपिक है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब आखिर प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है और उसके क्या क्या वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन 1.2 जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ेंगे वेरियस कमिटीज़, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और यहाँ पर से जो बोर्ड है वो आपको घुमा भी सकता है प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट कमिटीज़ के अंदर से। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल इसका डिफरेंस बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट कमिटीज़ में, कैसे आपको इसका आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। देन 1.3 टॉपिक है इसका टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट में अपन पढ़ने वाले हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो बहुत ही तगड़ा लेक्चर होने वाला है, और आज के लेक्चर में अपन मतलब पार्ट 1 में इन तीनों टॉपिक्स को अपन कवर करने वाले हैं। देन इसके बाद पार्ट 2 में अपन क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे कि कैसे आप फिक्सर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो भाई साहब फिक्सर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ का टॉपिक है, ज़रूर से इससे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए अपन इसको एक अलग ही लेक्चर में लेने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नॉकआउट फिक्सर्स ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आप लीग के फिक्सर्स ड्रॉ कर सकते हैं। लीग के फिक्सर्स में अपने को पढ़ना है स्टेयरकेस और साइक्लिक मेथड, और नॉकआउट में अपन पढ़ने वाले हैं बाय कैसे आप एलोकेट करते हैं और सीडिंग कैसे करते हैं। उसके बाद जो आपको ये रेड कलर वाले टॉपिक्स दिख रहे हैं इसको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट सिलेबस के अंदर से इनको उड़न छू कर दिया है। चलो तो बढ़ते अपन सीधा चैप्टर की तरफ, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बिल्कुल आपको यहाँ पर से भटकाए नहीं जाएगा। और यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो नोट्स भी आपको साथ साथ मिल जाएंगे। तो देखो, सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लाल कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो आप एग्जाम में क्या करिएगा, एग्जाम में आप लिखना तो आपको जो भी आप पेन से लिख रहे हैं ब्लू या ब्लैक उससे लिखना है, लेकिन वहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएगा। तो प्लानिंग क्या होती है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है जहाँ पर अपन एडवांस में सोचते हैं ऑफ सेटिंग ऑफ गोल्स के बारे में। ठीक है,
एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल्स एफिशिएंटली। तो बिल्कुल ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पर अपने को पहले से ही और एडवांस में सोचना पड़ता है किसी भी चीज़ के बारे में कि यार क्या क्या चीज़ें अपने को करनी है किसी भी इवेंट, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट या कोई भी कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, और कैसे अपन इफ़िशिएंटली उन गोल्स को अटेन कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप जरूर से लिख लीजिएगा, इसको आप अपनी एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, बाई चांस अगर आपको वो याद नहीं हो तो आप इसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज़ अ वे टू सिस्टमेटाइज। तो प्लानिंग एक तरीका होता है जिसके कारण आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सभी इवेंट्स को यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी इवेंट्स या कॉम्पिटिशन को, एंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो प्लानिंग में अपन क्या करते हैं, बेसिकली अपने पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अपन एक इफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर देते हैं। देखो, जैसे मैं आपको इसका एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। बाई चांस आपके घर में क्या है, आपके घर में है शादी। तो शादी में क्या होता है कि जो आपके पापा हैं वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। मतलब जैसे आपके बड़े भाई की शादी है तो क्या होगा, बिल्कुल कमिटीज़ वहाँ पर बनाई जाएगी। एक फूफा जी की कमेटी, बुआ जी की कमेटी, सभी लेडीज़ डिपार्टमेंट वाली कमेटी, और सभी को अलग अलग काम दिए जाएंगे। बाई चांस फॉर एग्जाम्पल फूफा जी आपको क्या करना है, फूफा जी आपको बैंड बाजा घोड़ी बारात का इंतजाम करना है। लेडीज़ डिपार्टमेंट आपको क्या करना है, जितने भी छोटे मोटे प्रोग्राम्स होंगे उसका अरेंजमेंट आपको करना है। मामा जी आपको घोड़ी का इंतजाम करना है। ठीक है, तो इस तरह से वेरियस कमिटीज़ अपन बना देते हैं, जितने भी रिसोर्सेज है वो भी अपन बता देते हैं। फूफा जी देखो, बैंड बाजा ऐसा नहीं कि आप करोड़ों के बैंड बाजे ले आओ, आपको इस बजट के अंदर रहते हुए बैंड बाजा लाना है। लेडीज़ डिपार्टमेंट आप भी ध्यान रखना, आपके पास खर्च करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपये हैं। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को सबसे पहले बता देते हैं कि ये अपने रिसोर्सेज हैं और इसको अपने को इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस शादी के एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि प्लानिंग आखिर होती क्या है। ठीक है, अपन देख लेते हैं इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो प्लानिंग के वेरियस ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला आ जाता है टू कीप अ कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर सजेस्टेड एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाता है सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर, और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि प्लानिंग और कंट्रोल दोनों एक तरह से इंटरकनेक्टेड भी हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग ए गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग ए इवेंट। तो यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट का थोड़ा सा रिपीटेशन है कि अगर आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो उसमें भी आप एक अच्छा कंट्रोल रख पाओगे। मतलब कोई एंड मोमेंट पर आपके साथ ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं आ जाएगी जो आपने पहले से सोची ना हो, सब सोची समझी सर्कमस्टांसेस ही आएगी और उसको आप आराम से हैंडल कर पाओगे। रिड्यूसेज द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। तो मिस्टेक होने के भी चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में शादी और बिल्कुल प्लानिंग आप ना करें कि लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल बैंड बाजा बुलवा लेंगे जब बिल्कुल बारात आ जाएगी, तो ऐसा करेंगे तो बिल्कुल मिस्टेक्स के चांसेस होगी, कुछ भी अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होगा। क्या पता लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत महंगे बाजे मिले, ठीक है, जो आपके बजट से ही बाहर चली जाए। तो यहाँ पर ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, इट सजेस्ट प्रोग्राम्स कैन बी कंडक्टेड विथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विथ लीस्ट मिस्टेक्स रादर फोकसिंग ऑन सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस पे तो आप फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना जो मेन गोल रहता है वो रहता है कि अपने को मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है। इनोवेटिव आइडियाज़ को यहाँ पर से प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप पहले किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो बिल्कुल वहाँ पर से इनोवेशन निकल के आएगा, और ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। देन टू प्रोवाइड द डायरेक्शन टुवर्ड्स द गोल। तो जो भी आपने गोल डिसाइड किया है उसके प्रति डायरेक्शन प्रोवाइड होगा। अनड्यू प्रेशर यहाँ पर से अवॉइड होगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आप बिठा पाएंगे वेरियस कमिटीज़ के बारे में। ठीक है, फूफा जी और मामा जी का तालमेल बिठ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि फूफा जी तो ले आए करोड़ों के बाजे और यहाँ पर मामा जी ले आए एक घोड़े की जगह गधा। ठीक है, तो वहाँ पर पूरा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कब अच्छा रहेगा, जब दोनों पहले से प्लान करके चलें। देन टू हैव ए कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़ एंड टू इम्प्रूव एफिशिएंसीज। तो यहाँ पर एफिशिएंसी एट द एंड ऑफ द डे अपने को इम्प्रूव करनी है, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द मिस्टेक्स। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पर से सोच ही पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे किस तरह से आपको मैनिपुलेट भी करना रहता है एग्जाम में, पॉइंट ऊपर के नीचे आपको करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर भी करके बता दिए। चलो तो ठीक है, यहाँ पर अपनों ने क्या कर दिया, मीनिंग भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया और आपके भाई की शादी भी करवा दी। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। सेकंड अपना जो टॉपिक है उसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि वेरियस कमिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो मैंने आगे आपको एग्जांपल लेके बताया है कि कमिटीज़ क्या होती है, कैसे अपन कमिटीज़ को क्रिएट करते हैं प्लानिंग के दौरान। ठीक है, जैसे फूफा जी की, मामा जी की, लेडीज़ डिपार्टमेंट, ये वेरियस कमिटीज़ हैं। तो जब अपन कोई स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट कराएंगे, कोई टूर्नामेंट, अगर ऐसा कुछ अपन कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपने को कमिटीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब भाई साहब फिजिकल एजुकेशन अपन पढ़ रहे हैं तो अपने को फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कमिटीज़ को यहाँ पर पढ़ना होगा, वरना अपन तो मामा भांजा वाली कमेटी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, तो डिफरेंट कमिटीज़ ये क्या करती है, वर्क करती है टुगेदर फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट।
देन वेरियस कमिटीज़ कौन सी होती है, पहली आ जाएगी अपने पास टेक्निकल कमिटीज़। अब यहाँ पर आप अपने मन से भी बना सकते हैं कोई भी कमिटीज़। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको आप देख लेना, आप चाहें तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, या फिर मन से बनाई गई कमिटीज़ भी वहाँ पर एक्सेप्टेड रहेगी, ठीक है। कोई फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर रूल नहीं है। तो टेक्निकल कमिटीज़ में क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है टेक्निकल कंडक्ट के लिए। अब भाई साहब नाम ही टेक्निकल कमेटी है तो टेक्निकल कंडक्ट तो करेगी। टेक्निकल कंडक्ट क्या होता है, जैसे हो गया आपके वेरियस ऑफिशियल्स, रेफरी, जजेस, स्टार्टर्स, अंपायर, टाइम कीपर्स, तो ये सब आ जाते हैं टेक्निकल कमेटी के अंदर। देखो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रहे अपने अंपायर साहब, ये क्या कर रहे हैं, क्रिकेट में रेड कार्ड दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा सा फन के लिए इमेज यहाँ पर डाली गई है। रेड कार्ड दिखाया जाता है फुटबॉल में, और क्रिकेट में आप दिखाते हैं आउट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसा ये चौक चुका है। तो यहाँ पर से बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर अंपायर एक टेक्निकल कमेटी के अंदर आता है। बढ़ते अपन आगे, अगली है ट्रांसपोर्ट कमेटी। तो आपने देखा होगा जब भी मैचेस होते हैं, क्रिकेट के मैचेस होते हैं, तो आप देखते हैं कि बसेस के अंदर से टीम ट्रेवल करती है ना। और जब भी कोई मैच होता है तो बिल्कुल मैच के पहले वीडियोस आ जाते हैं क्रिकेटर्स के बस में ट्रेवल करने के। तो वो ट्रेवल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कौन उनको ट्रेवल करवाता है, तो करवाती है ट्रांसपोर्ट कमेटी। अगली रिसेप्शन कमेटी। अब भाई साहब जो आपके सारे प्लेयर्स हैं, जो सभी खिलाड़ी हैं, वो आ तो चुके हैं होटल में, है ना, होटल के सामने आ चुके हैं, लेकिन अंदर की भी तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो काम करती है रिसेप्शन कमेटी। तो बिल्कुल खिलाड़ी को चीफ गेस्ट और इन सभी का वेलकम करने का काम तो होता है रिसेप्शन कमेटी का, और खिलाड़ी और इन सभी का भी वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। बढ़ते अपन आगे, और अगली कमेटी है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का भी क्या काम होगा, उनको अकोमोडेशंस प्रोवाइड कराना, ठीक है, सभी स्पोर्ट्स पर्सन को उनको खाना वाना देना। तो ये सब काम होगा बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का। देन ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या करेगी, बिल्कुल जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स की जरूरत है एक खेल के मैदान के अंदर, उन सभी का ध्यान रखेगी ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। अगली है मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी। तो जो मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी है, इसका काम क्या है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी स्पोर्ट्स में किसी भी खिलाड़ी को चोट लगती है, फटाफट ग्राउंड के तीनों साइड से मेडिकल प्रोफेशनल्स भाग के आ जाते हैं। तो वो कौन अरेंज करता है, उनको अरेंज करती है मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी। देन प्रोटेस्ट कमेटी क्या होती है, अगर भाई साहब को ऐसा जजमेंट आ जाता है जो कि उस इवेंट के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का काम कौन करेंगे, वो करेंगे प्रोटेस्ट कमेटी। और उसमें थोड़े बहुत लीगल मेंबर्स भी होते हैं ताकि वो अच्छे से प्रोटेस्ट कर पाएँ, एक्शंस ले पाएँ, ठीक है। अगली आ जाती है पब्लिसिटी कमेटी। अब देखो आईपीएल जैसे बड़े बड़े इवेंट्स हैं, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रचार करना पड़ता है, और ये प्रचार करने का काम करती है पब्लिसिटी कमेटी, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाएगी। अगली है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का काम है कि बजट बनाना, क्योंकि यार देखो कोई भी इवेंट करवा रहे हैं, बाई चांस अपन शादी करवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक बजट अपने को डिसाइड करना पड़ता है, वरना कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले बजट बनाया जाता है, और ये काम करती है फाइनेंस कमेटी। और शादी के टाइम पर फाइनेंस कमेटी कौन रहती है, जो दूल्हे के पापा और मम्मी रहते हैं और दुल्हन के पापा मम्मी रहते हैं, वो इस कमेटी का हिस्सा होते हैं, और वो पूरा बजट डिसाइड करते हैं कि यार शादी अपने इतने रुपये में हो जानी चाहिए, ठीक है। अगली आती है रिफ्रेशमेंट कमेटी। तो रिफ्रेशमेंट कमेटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है रिफ्रेशमेंट सभी पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया 1.2 टॉपिक, तो 2 टॉपिक्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब वन करते हैं 1.3 टॉपिक, जो कि है टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट क्या होता है, ये एक कंपटीशन होता है जिसमें रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी स्पोर्ट्स या गेम के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है। टूर्नामेंट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मैच होगा, वहाँ बहुत सारे मैचेस होंगे, एक सीरीज रहेगी, और वहाँ पर सेवरल राउंड्स भी होंगे, विच में इन मैनी कॉन्टेस्टेंट्स कम्पीट, ठीक है। तो उन राउंड्स के अंदर क्या होगा, बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स कम्पीट करने वाले हैं। दे कैन कम्पीट इंडिविजुअली और एज अ टीम, ठीक है। जैसे आईपीएल के अंदर आरसीबी क्या करती है, एज अ टीम वहाँ पर कम्पीट करती है। और वहीं पर अगर आप ओलंपिक्स की बात किया जाए, तो वहाँ पर इंडिया के लोग एक एक इंडिविजुअली कम्पीट करते हैं, ठीक है। जैसे रेस के अंदर जाएंगे तो पीटी उषा चली जाएगी, तो इस तरह से इंडिविजुअली वहाँ पर कम्पीट किया जाता है। तो दोनों तरीके से यहाँ पर कम्पीट हो सकता है, ठीक है। एक और मैं आपको टूर्नामेंट की डेफिनेशन देता हूँ, जो कि आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये। तो ये सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स होते हैं, कम्पीट करते हैं, इन दैट वन दैट प्रिवेल्स थ्रू द फाइनल राउंड, ठीक है। जो फाइनल राउंड तक पहुँचता है, इसको फिनिश करता है बेस्ट रिकॉर्ड के साथ, वही कहलाया जाता है विनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो टूर्नामेंट है वो भी डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंटिंग टीम कितनी है, देन ग्राउंड्स अवेलेबल है फिर नहीं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है या फिर नहीं, कितने दिन वो चलेगा, कितने फंड्स हैं, तो इन सभी पर डिपेंड करता है अपना टूर्नामेंट, ठीक है। बढ़ते अपन आगे, और अगला है अपन देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है टूर्नामेंट का, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है कि वॉट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट 3 मार्क्स में। तो उसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि एक स्पोर्ट्समैन जो है वो यहाँ से डिसिप्लिन सीखेगा, ठीक है। देन एन स्पोर्ट्समैन मीट अदर स्पोर्ट्समैन एट सिंगल प्लेटफॉर्म, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर उसको बहुत सारे स्पोर्ट्समैन्स के साथ मिलने का मौका मिल जाएगा।
अगला है ही लर्न्स एथिकल वैल्यूज़, ठीक है, वहाँ पर से एथिकल वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी सीखी जा सकती है, फेयर प्ले सीखा जा सकता है, दूसरों को कैसे सम्मान देना है वो सीखा जा सकता है। देन टूर्नामेंट्स प्रोवाइड करते हैं रिक्रिएशन सभी को, ठीक है, रिक्रिएशन मतलब ना आम जिंदगी से थोड़ा सा हटके कुछ चीज़ करना, तो वो प्रोवाइड करवा देते हैं टूर्नामेंट, जैसे आपके स्कूल्स में भी होते होंगे, इसको अपन स्पोर्ट्स डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपको एक जो आप पढ़ाई लिखाई में चल रहे हैं इतने सालों से, इतने दिनों से, उसके लिए थोड़ा सा आपको रिक्रिएशन प्रोवाइड किया जाए, थोड़ा सा मजाक मस्ती हो जाए, एन्जॉयमेंट हो जाए, तो इसीलिए वहाँ पर आपके लिए स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाते हैं। बढ़ते अपन आगे देख लेते हैं किन किन तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो एक होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें एक टीम क्या करती है, जैसे एक बार डिफीट हो जाती है वैसे उसका काम वहाँ से तमाम हो जाता है, ठीक है, पहली फुर्सत में उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। तो ओनली विनिंग टीम कॉन्टेस्ट करती है अगले राउंड्स में, और जैसे टीम हार जाती है वहाँ पर उसको निकाल दिया जाता है। जैसे वर्ल्ड कप के अंदर नॉकआउट कहाँ पर रहता है, लास्ट के जो मैचेस रहते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ठीक है, तो वहाँ पर अगर जैसी टीम हारेगी पहली फुर्सत में उनको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जो अगला टूर्नामेंट्स होते हैं वो होते हैं लीग टूर्नामेंट, जैसे आईपीएल इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है, जहाँ पर क्या होता है हर एक टीम दूसरे टीम के साथ खेलती है, एक बार अगर वो सिंगल लीग टूर्नामेंट है, और 2 बार खेलती है अगर वो डबल लीग टूर्नामेंट है। जैसे आईपीएल क्या है, एक डबल लीग टूर्नामेंट, जहाँ पर आप देखते हैं कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस इन दोनों का मैच क्या होगा, 2 बार होगा, ठीक है, तो 2 बार अगर मैचेस हो रहे हैं मतलब वो डबल लीग टूर्नामेंट है। बढ़ते अपन आगे और देख लेते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स क्या होते हैं। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब ही है कि 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, तो नॉकआउट और नॉकआउट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब फर्स्ट स्टेज भी नॉकआउट, सेकंड स्टेज भी नॉकआउट, लीग कम लीग मतलब फर्स्ट स्टेज भी लीग, सेकंड स्टेज भी लीग, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट मतलब पहला स्टेज तो है नॉकआउट टूर्नामेंट और बाद में है लीग टूर्नामेंट, और लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट जैसे अपना वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप में क्या होता है, पहले हर टीम दूसरी टीम के साथ खेल लेती है, एंड उसके बाद फिर बाद में जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड राउंड होता है, वो होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, जहाँ पर अगर जैसे एक टीम हारी देन वो वहाँ से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अपने पास टूर्नामेंट्स। अब नॉकआउट टूर्नामेंट में अपन और देख लेते हैं क्या है। इफ नॉकआउट टूर्नामेंट टीम्स विच गेट्स एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और ओनली विनर से आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। देन उसके बाद अपने पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट 1, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला था कि आज अपन सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, और अगला टॉपिक आपको मिलेगा क्यों, फिक्चर्स वाला जो टॉपिक है पार्ट 2 में अपन देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। तो देखो जैसे टीम एक बार हारती है वो बाहर हो जाती है और विनिंग टीम ही यहाँ पर से सिर्फ कंटिन्यू करती है। लीग टूर्नामेंट क्या होता है, लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलती है नंबर ऑफ मैचेस, और डबल लीग है तो 2-2 बार मैचेस यहाँ पर होंगे, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आईपीएल। आपको बताना है द अदर नेम ऑफ द लीग टूर्नामेंट, तो लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या होता है। तो देखो लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट अलग बात हो गई, कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन, तो लीग और कॉम्बिनेशन का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। चैलेंज टूर्नामेंट अपनों ने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा राउंड रॉबिन, ठीक है। तो लीग टूर्नामेंट को अपन एक और क्या कहते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन, और यहाँ पर है व्हाट राइट डाउन द रोल ऑफ द वेरियस कमिटीज पोस्ट टूर्नामेंट, ठीक है। टूर्नामेंट हो चुका है उसके बाद किसी कमेटी का क्या रोल होगा, ठीक है। तो पब्लिसिटी कमेटी क्या करेगी, पब्लिसिटी कमेटी यहाँ पर करेगी कि वो रिपोर्ट्स देगी मीडिया को कि कौन जीता, क्या आ रहा, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, किस प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस किया, तो वो काम करती है पब्लिसिटी कमेटी। कब, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद। उसके बाद कौन सी आ जाएगी, फाइनेंस कमेटी, बिल्कुल लास्ट में देखेगी कितना अपन ने बजट सोच के चला था और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान, सब यहाँ पर देखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या करेगी, जैसे अपना मैचेस हो चुके हैं तो सभी को अपने अपने घर यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अपने पास आ जाती है अगली ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। तो इसका काम क्या होगा कि रिपेयर वर्क करना, तो जो भी ग्राउंड्स में डैमेज हुआ है मैचेस खेलने के बाद फिर उसको रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। अगर अपन इस कमेटी को लिखेंगे प्री टूर्नामेंट में तो अपन वहाँ पर क्या लिखेंगे कि पहले ग्राउंड्स की प्रिपरेशन करना, और ड्यूरिंग टूर्नामेंट लिखेंगे तो वहाँ पर भी अपन लिख देंगे कि रिपेयर वर्क करना जो भी छोटा मोटा डैमेज हुआ है। और पोस्ट में लिखेंगे तो पोस्ट में तो बिल्कुल रिपेयर वर्क होना ही है उसका, है ना, जो भी बड़ा डैमेज हो गया, जो भी हुआ सभी को वहाँ पर अच्छे से करना, उसको क्लियर कर देना और वापस से उसको प्लेइंग कंडीशन में ले आना। अगली है अपने पास प्रोग्राम कमेटी। तो ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द पार्टिसिपेटिंग टीम टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को इन्फॉर्मेशन ही दे देगी, और उसके बाद अगर जैसे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब चीज़ें हैं तो उसको भी वहाँ पर कर दिया जाएगा। अगली है फर्स्ट एड कमेटी। तो ये क्या करती है, सबमिट करती है ऑल फर्स्ट एड इक्विपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइज कमेटी, ठीक है। तो इस तरह की कमेटी तो क्या करेगी, जितने भी इनको इक्विपमेंट्स दिए गए हैं सबका ये सबमिशन करेगी, क्योंकि मैचेस तो अब हो चुके हैं।
देन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी क्या करेगी? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का काम होगा कि ये कोऑर्डिनेट करेगी, है ना, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। जैसे आप देखते हैं आईपीएल जब खत्म हो जाता है तो लास्ट में क्या करता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी होती है, और उसके लिए भी एक अलग से कमेटी बनाई जाती है जो कि सारे प्राइजेस को अरेंज करेगी, किस किस को क्या मिलना है वो देखेगी, और लास्ट में सभी को प्राइस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप जरूर से उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पिनअप कर रखा है, आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों मैं आपके सभी आंसर्स को पर्सनली मॉनिटर करूंगा, और अगर वहां पर कोई भी गलती होगी तो उसको वहां पर आपको बता दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।